तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दमदार कहानी की, विष के दांत। ये कहानी है क्लास की, दिखावे की और एक छोटे से विद्रोह की जो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चीज से, जो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि शान और रुतबे का एक सिंबल है। सेन साहब की चमचमाती नई मोटर कार बंगले के सामने ऐसे खड़ी है, काली चमकती हुई, मानो जैसे कोई कोयल अपने घोंसले में बैठी हो, बस उड़ने को तैयार। और ये कार कितने की थी? 7,500 रुपए की। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। सेन साहब की बिल्कुल नई चमचमाती काली स्ट्रीमल एंड कार, और इसकी हिफाजत के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। भाई एकदम नया मॉडल था और चमक तो ऐसी कि कोई उसमें अपना चेहरा देख ले। देखिए, ये कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट थी। एक ऐसी दुनिया जहां नियम बहुत सख्त थे, जहां हर चीज एक दिखावे के लिए थी, और ये दुनिया थी सेन परिवार की। अब सेन परिवार में ना एक बहुत ही अजीब सा एक डबल स्टैंडर्ड चलता था। उनकी 5 बेटियां थीं और एक बेटा खोखा। बेटियां पांचों की पांचों बेहद सुशील, मानो तहजीब और तमीज की जीती जागते मूरत। और दूसरी तरफ था खोखा, जो हर नियम का अपवाद था, एक्सेप्शन। और क्योंकि वो जिंदगी के नियमों का अपवाद था, तो घर के नियमों का भी था। कहानी में एक लाइन है, लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। सोचिए जरा, ये लाइन ना लड़कियों की परवरिश के बारे में बहुत कुछ कहती है। उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता था, बल्कि हर बात पर टोका जाता था। उन्हें ये सिखाया जाता था कि क्या नहीं करना है। वो दौड़ती खेलती भी थी तो सिर्फ शाम को, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उनकी सेहत के लिए अच्छा है। मतलब कंट्रोल करने का एक और तरीका। ये जो दोहरा मापदंड था ना, ये सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं था, ये रोज की जिंदगी में भी साफ साफ दिखता था। और खासकर तब जब कोई बाहर का इंसान इनकी इस परफेक्ट दुनिया में दाखिल होता था। और इसी दुनिया में एंट्री होती है मदन की। मदन कौन? सेन साहब की फैक्ट्री में जो क्लर्क थे, गिरधर लाल, उनका बेटा। और उसका गुनाह क्या था? बस इतना कि उसने उस चमचमाती कार को छू लिया था, और बस छूने भर की देर थी कि शोफर ने उसे धक्का दे दिया और वो बेचारा गिर पड़ा। और फिर सेन साहब आते हैं और बड़े ही ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहते हैं, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। मतलब एक लकीर खींच दी गई, ये हमारी दुनिया है और वो तुम्हारी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मदन के पिता को बुलाया गया और उन्हें क्या कहा गया? एक चेतावनी दी गई, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सोचिए, सिर्फ कार छूने पर उसके पूरे कैरेक्टर और भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया गया। और बेचारे गिरधर लाल सिर झुकाकर जी कहने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। तो एक गरीब लड़के को कार छूने की इतनी बड़ी सजा। लेकिन तब क्या होता है जब घर का लाडला, वो विशेषाधिकार वाला बेटा खोखा, इससे भी कहीं बड़ी गलती करता है। आप देखेंगे सारे नियम कानून कैसे पलट जाते हैं। कुछ ही मिनट गुजरते हैं और मोटर के पीछे से खटखट की आवाज आती है। सेन साहब भागे भागे जाते हैं और क्या देखते हैं कि मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये तो घर के वारिस का जानबूझकर किया गया काम था। और इस पर सेन साहब का रिएक्शन, वो अपने दोस्तों से कहते हैं, देखा आप लोगों ने, इसमें इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। कमाल है, मतलब तोड़फोड़ को भी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, एक बौद्धिक जिज्ञासा का नाम दे दिया गया। अपने बेटे की इसी हरकत में उन्हें भविष्य का इंजीनियर नजर आ रहा था। और ये कोई पहली बार नहीं था कि खोखा ने ऐसा कुछ किया हो। उसका तो काम ही था तोड़फोड़ करना। कभी कार की बत्ती तोड़ दी तो कभी किसी मेहमान की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी। यहाँ तक कि नौकरों और अपनी बहनों पर भी हाथ उठा देता था। लेकिन हर बार उसकी हरकतों को ये कहकर टाल दिया जाता था कि भाई वो तो एक उभरता हुआ इंजीनियर है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इंसान जिसे बार बार इस तरह बेइज्जत किया जाए, उसके सब्र का बांध कब टूटेगा? बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां इन दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव होना तय है, और ये टकराव बहुत जोरदार होने वाला है। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। और दिलचस्प बात यह है कि जो असली लड़ाई होती है वो उस महंगी कार के लिए नहीं होती,
वो होती है एक बहुत ही मामूली से खिलौने के लिए, एक लट्टू के लिए। तो सीन कुछ ऐसा है, मदन गली के दूसरे लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा है, तभी वहां खोखा आ जाता है। कहानी में लिखा है जैसे हंस कौओं की जमात में शामिल होने आ गया हो, और आते ही बड़े घमंड से कहता है, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। मदन मना कर देता है, कहता है जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। बस खोखा, जिसे कभी ना सुनने की आदत नहीं थी, वो मदन को एक घूंसा मार देता है। और फिर मदन भी पलटवार करता है और खोखा के आगे के 2 दांत तोड़ देता है। ये एक बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। और यहीं पर कहानी का जो टाइटल है, विष के दांत, वो असल में सामने आता है। वो जो 2 दांत मदन ने तोड़े, वो सिर्फ दांत नहीं थे, वो प्रतीक थे उस जहरीले घमंड का, उस दिखावे का, उस क्लास सिस्टम का। तो उस एक पल में मदन ने सिर्फ खोखा के दांत नहीं तोड़े, उसने उस जुल्म के सिंबल को ही तोड़कर रख दिया। अब उधर मदन देर रात डरते डरते घर लौटता है। उसे पता है कि आज जो पिटाई होगी वो रोज से कहीं ज्यादा भयंकर होगी। घर के अंदर वो अपने पिता गिरधर लाल को अपनी माँ से बात करते हुए सुनता है। और वो क्या सुनता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लड़ाई का नतीजा फौरन आ चुका था। गिरधर लाल की नौकरी भी गई और अब घर भी छोड़ना पड़ेगा। साहब ने साफ साफ कह दिया था, कल से मकान छोड़ देना। तो सोचिए, गिरधर लाल के बारे में सुबह उसे अपने बेटे की वजह से चेतावनी मिली, शाम को उसी बेटे की लड़ाई की वजह से नौकरी चली गई, और अब रात में वही बेटा डरा सहमा अंधेरे में छिपा हुआ है, ये सोचकर कि अब उसकी पिटाई होगी। तो जाहिर सी बात है, हम सब यही सोचेंगे कि गिरधर लाल अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मदन पर ही निकालेगा। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। गिरधर लाल गुस्से से नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी से कहता है, शाबाश बेटा, तूने तो बे खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। मदन को सजा की जगह शाबाशी मिलती है। गिरधर के चेहरे से वो जो नाराजगी का बादल था वो हट जाता है। उस एक पल में गिरधर लाल वो डरा हुआ, सिर झुकाने वाला क्लर्क नहीं था। वो एक पिता था जिसे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। अब जब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, न नौकरी न घर, तो वो किसी के सामने झुकने की मजबूरी से भी आज़ाद हो गया था। और उसने अपने बेटे की हरकत को उसकी असलियत में देखा। ये एक इज्जत की लड़ाई थी। उसने झपट कर मदन को गोद में उठा लिया और बड़े गर्व से बोला। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर विष के दांत थे किसके? क्या जहर उस लड़के के दांतों में था जिसने पलटकर जवाब दिया, या फिर जहर उस पूरे सिस्टम में था, उस समाज में था जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया?